कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व। देखिए, इसका मतलब क्या होता है भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व। देखिए, जो भारत का संविधान है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व दिए गए हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, उन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत का जो आधारभूत तत्व है उसमें बहुत सी बातें सम्मिलित हैं, जैसे कि वह एक लिखित संविधान है, एक विस्तृत संविधान है, उसमें एक गणराज्य लोकतंत्र है और समाजवादी राज्य हैं, संविधान में सर्वोच्चता है। ये सभी बहुत सी और चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लिखित संविधान है इससे क्या आपको क्या समझ आता है कि लिखित संविधान, जहाँ पे कोई चीज़ लिखित हो, कोई हाथों से लिखी गई हो, उसको क्या बोलते हैं, लिखित बोलते हैं। संविधान तो है ही संविधान। तो लिखित संविधान का मतलब ये है कि हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। वह ऐसा संविधान नहीं है कि खाली बस सोचा हुआ हो कि हाँ ऐसा होगा या ऐसा होगा। सोचा हुआ नहीं है, एक लिखित रूप से है, ताकि किसी को भी कोई भी चीज़ पढ़ने में ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि लोकतांत्रिक देश, जैसे कि देखिए जो लोकतांत्रिक बाकी देश हैं वो कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ठीक है, और बहुत से सारे देश हैं। तो इन सब में भी क्या है, एक संविधान है, एक लिखित संविधान है ना। परंतु जो ब्रिटेन का संविधान है वह लिखित संविधान नहीं है, ठीक है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान नहीं है जैसे कि भारत में है। तो भारत का संविधान किसके अपोजिट है, ब्रिटेन के संविधान के, क्योंकि वहाँ का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, परंतु भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, ठीक है। और भारत के संविधान को कठोर व लचीला भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में टाइम के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, अब जब नए दशक आते हैं, अब वर्तमान का समय है, तो हम पहले की चीज़ों को तो फॉलो नहीं करेंगे ना, हम न्यू चीज़ों को ऐड करेंगे उसमें। तो नई नई चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो उसको कहा जाता है लचीला। और कठोर किस तरीके से है, कठोर ऐसे हैं कि ये भी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को हटा दो, जो पहले की चीज़ है उसको भी रखा जाएगा। कठोर ऐसे भी कहा जा सकते हैं कि जब हम कोई भी संशोधन करते हैं तो वो आसानी से नहीं इंक्लूड होता है, उसमें बहुत सारे विचार विमर्श होते हैं, राज्यसभा लोकसभा से पास होते हैं, फिर न्यायालय में जाके उसको वो पास किया जाता है, लागू किया जाता है। तो इस तरीके से एक प्रोसेस है जिसको कठोर बोला जा सकता है। और लचीला ये है कि ऐड किया जा सकता है ना। पर बाहर के देशों में क्या होता है, बहुत से अमेरिका जैसा है, अमेरिका में तो संशोधन ही नहीं होते हैं, बहुत पहले के ही चलते हैं और बहुत कम ही, ना के बराबर संशोधन हुए हैं, ठीक है। जब ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या होता है कि जल्दी जल्दी जो भी उनको ठीक लगता है वो संशोधन कर लेते हैं, उसमें इतना लंबा प्रोसेसर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। पर हमारा जो भारत का संविधान है उसमें कठोर भी और लचीला भी है। आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं कि विस्तृत संविधान। देखिए, विस्तृत मतलब क्या होता है कि पूरा डीपली एक्सप्लेन, किसी चीज़ को आप जब पूरा एक्सप्लेन करते हो, अच्छे से समझाते हो, तो विस्तृत कहलाता है। तो हमारा जो भारत का संविधान है एक विस्तृत संविधान है, जिसके अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ताकि कोई इंसान जब उसको पढ़े तो उसको वह समझ आ जाए कि इसके अंदर क्या दे रखा है। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि भारत का जो संविधान है एक विस्तृत संविधान है, वो हर एक पहलुओं को छूता है। मतलब यह है कि वह हर पहलुओं को छूता है। जैसे कि भारत में चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, तो भारत के संविधान में अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है, बता रखा है कि इस चीज़ में और क्या अच्छा हो सकता है या इसमें क्या संशोधन किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ को, हर छोटी से छोटी चीज़ को इसमें बता रखा है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे क्या बता रहे हैं ये कि कैसे कैसे बाकी देशों में कम अनुच्छेद, कम भाग है और भारत में इतने ज़्यादा क्यों है, क्योंकि भारत में संशोधन होते रहे हैं। भारत हर एक पहलुओं को छूता है, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसलिए अब देखिए, आप देखेंगे कि चीन के संविधान में 138 ही अनुच्छेद हैं। कितने हैं, 138 अनुच्छेद है खाली। परंतु जो कनाडा है उसके संविधान में 11 भाग हैं और 147 खंड है। अब आप देखेंगे कि भारत में कितने ज़्यादा हैं, इससे डबल हैं। देखिए, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं और भाग कितने हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूची हैं।
ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि भारत के संविधान में इतने अनुच्छेद, भाग, अनुसूची क्यों हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, हर एक चीज़ के बारे में इसमें बात की गई है। तभी तो इतना विस्तृत होगा, नहीं तो क्यों होगा। अगर वह ओरली थोड़ा बता देते तो इतना सब लिखना ही नहीं पड़ता, है ना। इतना सब संशोधन नहीं होता, ना भाग होते, ना अनुसूची होते, ना अनुच्छेद होते, थोड़े ही होते। पर वह क्या करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में लिखा गया है उसमें। अब देखिए आगे क्या बताया गया है। अब बोलो संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य। देखिए आप सभी को पता है कि भारत जो देश है वह लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। जैसे कि अब बाकी देशों में क्या होता है, किसी किसी देशों में राजतंत्र होता है, किसी में तानाशाह होती है ना। परंतु भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ पे जनता की सुनी जाती है, जनता के अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि जब भारत की पूरी शक्ति किसके हाथों में है, जनता के हाथों में है ना, जनता में निहित है। जनता के लिए तो यहाँ की सरकार काम करती है, अपने लिए थोड़ी ना करती है, जनता के लिए करेगी जब भी तो जनता उनको वोट देंगी, ठीक है। आगे देखिए क्या बताया गया कि 1951 से 1992 तक प्रथम आम चुनाव हुए थे। देखिए जो पहली बार आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, 1991 से 1992 तक प्रथम आम चुनाव हुए थे, जिसमें लोगों ने क्या किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज के टाइम की बात करोगे तो आज के टाइम पे हर एक नागरिक जो 18 साल से ऊपर की आयु का है सभी वोट देने जाते हैं, है ना। अगर आप 18 साल के होंगे तो आप भी देने जाते होंगे, क्योंकि वोट जो है वो इंसान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मान लीजिए इसको, क्योंकि वोट देने से ही आप इस देश को चला सकते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं, सोच को बदल सकते हैं। आप जिसको वोट दोगे जाहिर सी बात है अगर वो कोई भी किसी को आप वोट देते हो अगर वो ठीक नहीं है तो क्या होगा, वैसा ही देश भी बनेगा, है ना। तो यही सब इसमें बताया गया कि संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य। अब आगे हम देखेंगे आगे क्या बताया गया, भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति। देखिए आप सभी को पता है कि हमारा देश कोई एक धर्म पे नहीं टिका हुआ, हमारा देश जो है वो धर्म निरपेक्ष है, जिसमें किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, सभी धर्मों को समान माना गया। अब जैसे कि आप पाकिस्तान की बात करते हैं वहाँ इस्लामी धर्म है, ब्रिटेन की बात करते हैं जो ईसाई वाले वो जो होते हैं क्रिश्चियन टाइप के ईसाई होते हैं, इन सब चीज़ों को वहाँ पे प्रचार किया जाता है ना। परंतु जो हमारा देश है यहाँ पे सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिक, मुस्लिम सभी प्रकार के लोग रहते हैं और सभी को समान अधिकार भी दिए गए हैं। और जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का जो ये शब्द है ये कहाँ मतलब कि कब इसमें जोड़ा गया, तो जो धर्मनिरपेक्षता का शब्द है ये पहले नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। आगे देखिए आगे हम बात करते हैं समाजवादी राज्य। अब देखिए समाजवादी राज्य से आप क्या समझते हैं। समाजवादी राज्य वह ऐसा राज्य होता है जहाँ पे गरीबों के लिए सोचा जाता है, मजदूरों के लिए सोचा जाता है, उनके उत्थान के लिए सोचा जाता है ना। तो देखिए जो वर्ड है ये भी पहले नहीं था हमारे संविधान में, परंतु जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने ये प्रस्ताव जो पेश करते हैं ना कि ये वर्ड होना चाहिए हमारे संविधान में, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सब प्रस्ताव उन्होंने पेश किए। तो 42वें संविधान संशोधन में ही 1976 में समाजवादी जो शब्द है उसको सम्मिलित किया गया। और इसका मैंने आपको अर्थ बता ही दिया है कि जो मजदूरों के उत्थान के लिए किया जाता है। देखिए अब अमेरिका की बात करें पूंजीवादी देश है ना, आप सभी को पता है। ऐसे और भी देश हैं जो अलग अलग उसको राज्य को अलग अलग जो देश हैं अलग अलग अपने उसको अपनाते हैं, जैसे कि कोई पूंजीवाद, कोई मिश्रवाद, कोई समाजवाद, कोई मार्क्सवाद। परंतु जो हमारा राज्य हमने जिसको अपनाया है वो समाजवाद है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें गरीबों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, उनके उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं, है ना। हमारा देश पूंजीवाद तो नहीं है, पर हमारा देश मिश्रित भी है, क्योंकि यहाँ अमीर गरीब सबको इक्वल ही देखा जाता है, मतलब सबको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, बोले संविधान की सर्वोच्चता। अब देखिए संविधान की सर्वोच्चता से आपको क्या समझ आता है, सर्वोच्चता मतलब सबसे ऊपर जिसको रखा जाता है, ठीक है। तो बोले संविधान जो है वो भारत में सबसे ऊपर रखा गया है
है ना, आप सभी को पता होगा, क्योंकि संविधान में जो चीज़ दी गई है, जो चीज़ होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा भारत चलता है। ये नहीं कि कोई इंसान अपना आए और कुछ बोल दे कि ये चीज़ करनी है तो वो चीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो संविधान में दिए गए हैं, जो संशोधन हुए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा देश चलता है। और देखिए, संविधान को तो सबसे ऊपर रखा गया है, परंतु जो संसद है उसको संविधान के अधीन रखा गया है ना, कि जो संसद है वो किसके अंडर आएगी, संविधान के अंडर आएगी। ये नहीं कि जैसे कि अब ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या होता है कि संसद को सबसे ऊपर रखा जाता है ना, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संविधान को सबसे ऊपर रखा गया, फिर जो संसद है वो उसके अधीन आती है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। देखिए अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार। देखिए जो मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे जो मूल्य अधिकार भी कहा जाते हैं, जो नागरिकों को दिए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का, धर्म का, बहुत सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं, है ना। एक संपत्ति का भी मौलिक अधिकार हुआ करता था, परंतु इसे हटा दिया गया है। कब हटाया था? 44वें संविधान अधिनियम के तहत 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये दिए कहाँ गए हैं? ये भाग 3 में दिए गए हैं, 12 से 35 में। इसमें 12 से 35 में सारे ही मौलिक अधिकार और भाग 3 में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। तो बोल रहे कि जो मौलिक अधिकार है नागरिकों को दिए गए हैं, किसके तहत? संविधान के तहत। संविधान में ही तो लिखे गए होंगे, है ना। और ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो सके, किसी भी नागरिक को अपना विकास करने के लिए रोका ना जा सके। तो इसलिए ही ये सब मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, जिसमें कि समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? सबको समान अधिकार हो। स्वतंत्रता के अधिकार से सबको स्वतंत्रता है कि वह अपना कार्य कर सकते हैं, परंतु जो उचित हो। शिक्षा के अधिकार से कि आपको शिक्षा दी जा सके, है ना, जिसकी 14 साल तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। ये सब आपको बताया गया है मौलिक अधिकार में। अब देखिए मौलिक अधिकार जब आपको दिए तो जाहिर सी बात है कुछ कर्तव्य भी आपको दिए गए होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य हैं जो ये कब जोड़े गए थे? 22वें संविधान संशोधन में ही जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य 1976 में जो 1976 अनुच्छेद 51A के द्वारा जोड़े गए। देखिए 42वें संविधान संशोधन में बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई थी और बहुत सी चीज़ों को हटाया भी गया था। तो इसलिए जो 42वें संविधान संशोधन है उसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, फिर छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। तो देखिए मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं कि देखिए आपको कुछ कर्तव्य होते हैं आपके, कि जैसे जिस प्रकार से आपके पास अधिकार है उसी के अपोजिट में आपके पास कर्तव्य भी होते हैं जिसका आपको पालन करना होता है। परंतु आपके ऊपर ये कोई थोप नहीं सकता, परंतु आपको इसका पालन तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप किसी को कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं, है ना। आप अपने विचार तो रख सकते हैं परंतु किसी को गलत थोड़ी ना बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे आपके मौलिक कर्तव्य हैं जो लोगों के जो संविधान में दे रखे हैं, परंतु ये थोपे नहीं जाते किसी के ऊपर, ये इंसान को खुद ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि ये नागरिकता के लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, समाज के लिए कर्तव्य हैं, तो मानने ही पड़ेंगे। आगे देखिए क्या है, आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो, अब इसमें राज्य लिखा है तो जाहिर सी बात है इसमें राज्य से रिलेटेड ही होगा जो भी होगा, क्योंकि देखिए जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये हर एक राज्य के पास होते हैं। वो इसको चाहे तो जोड़ सकते हैं समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये आपके मौलिक अधिकार की तरह नहीं है कि आप न्यायालय में जाके बोल सकते हो कि हमारे इस अधिकार का हनन कर रहे हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें राज्य चाहे तो इन्हों को जोड़ सकती है समाज के उत्थान के लिए, राज्य के उत्थान के लिए। और देखिए इसको लिया कहाँ से गया है, तो इसको आयरलैंड से लिया गया है और भाग 4 में रखा गया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर
आपको लगता है ये टाइम के अकॉर्डिंग जोड़े जाते हैं। अब जैसे कि आपको लग रहा है कि हाँ हमारे राज्य में कुछ संकट आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इसमें से इसको उठा के अपने संविधान में जोड़ लेते हैं। और ये बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व हैं, आपको जो भी चीज़ सही लगे आप उसको अपने उसमें जोड़ सकते हैं, नीतियों में जोड़ सकते हैं। ये राज्य को दिए जाते हैं, ये भी थोपे नहीं जा सकते किसी के ऊपर, ये परंतु लोगों के उत्थान के लिए होते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह है स्थानीय सरकार व स्वशासन। देखिए स्थानीय सरकार व स्वशासन से हम क्या समझते हैं कि स्थानीय सरकार जो एक हर एक राज्य में सरकार होती है, ग्रामीण और राज्यों की सरकार होती है, और स्वशासन से जो खुद का शासन हो, है ना। तो देखिए महात्मा गांधी जो थे उन्होंने हमेशा ये चाहा है कि खुद का शासन हो, स्वशासन हो। और किसको सपोर्ट करते थे, वो ग्रामीण क्षेत्रों को सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे कि उनका उत्थान हो सके, है ना। तो इसमें यही बताया गया है कि जो महात्मा गांधी जी थे उनको देखिए पिता कहा जाता था, है ना। उनको किसकी उपाधि दी गई थी, राष्ट्रपिता या पिताजी की, ठीक है। और देखिए वह चाहते थे, उनका एक सपना था कि जो भारत है उसमें जो शक्तियां हैं वो विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो विकेंद्रीकरण किया भी गया है हमारे देश में, उनके जाने के बाद ये सब जोड़ा गया हमारे संविधान में विकेंद्रीकरण को, जिसमें कि क्या होता है कि शक्तियों को 2 भाग में बांटा जाता है, जिसमें कि एक तो आपकी केंद्र के पास शक्तियाँ होती है, दूसरी राज्य के पास होती हैं। और राज्यों के अंदर भी शक्तियाँ बटी होती है, जिला के पास जिला परिषद हो गया, ठीक है। ये जो छोटे छोटे होते हैं ब्लॉक्स होते हैं, इनों में भी होती है ना, क्योंकि अलग अलग एमएलए होते हैं, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री होते हैं, है ना। तो इसलिए शक्तियों का बंटवारा, अगर शक्ति एक ही के हाथ में होती तो जाहिर सी बात है वो अपना राज चलाता, वो अपना दबदबा लगाता। इसलिए क्या है, हमारे देश में विकेंद्रीकरण कर रखा है, शक्तियों का बंटवारा है। अब देखिए ग्रामीणों को उत्थान के लिए, ग्रामीण जो होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, उनके उत्थान के लिए, कृषि के उत्थान के लिए ये सब किया गया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम विकास हो रहा था। तो अगर जब हम उन्हों के हाथ में शक्तियाँ देंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना उत्थान करेंगे। तो देखिए 73 व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ग्रामीण हैं और जो स्थानीय सरकार है और जो ग्रामीण सरकार है, उनको मजबूत करने के लिए ये सब किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया। और 73 और 74 अगर आप संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में उनके उत्थान के लिए क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं, और 74 में स्थानीय सरकार के लिए क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं। आपको आई होप ये वाला समझ आएगा पॉइंट कि जो गांधी जी थे वो ये चाहते थे कि संविधान में शक्ति का बंटवारा हो, तो इसलिए हमने ग्रामीणों के विकास के लिए बहुत से संविधान संशोधन कर रखे हैं। आगे देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब देखिए जो संघीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है, ये कनाडा से ली गई है, और जो एकात्मक व्यवस्था ये अमेरिका व जर्मनी से ली गई है। तो संघीय मतलब क्या होता है कि बहुत सारे संघों का एक राज्य हो, एक देश हो, और एकात्मक के सब साथ जुड़े हुए हों, है ना। तो इसी में ही बताया गया है कि किस प्रकार से संघीय कनाडा से और एकात्मक अमेरिका व जर्मनी से लिया गया है। और ये सूची 7 में शक्तियों को 2 स्तर पे विभाजन किया गया है, जिसमें कि क्या होते हैं, केंद्रीय सरकार होती है, आपको सभी पता होगा, और एक राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार जैसे कि मोदी जी की सरकार है, राज्य सरकार जैसे कि हर एक राज्य की होती है, जैसे कि यूपी में योगी जी की हैं, महाराष्ट्र में गहलोत जी की हैं, दिल्ली में किसकी हैं, दिल्ली तो वैसे राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हर एक राज्य में अलग सरकार होती है और पूरे देश की एक सरकार होती है, उसको केंद्र सरकार बोलते हैं। तो यही सब इसको संघीय सरकार के रूप में रखा गया। और देखिए इसके अंदर भी शक्तियों का बंटवारा तो इसमें है, और इसके अंदर 3 चीज़ें और हैं जिसको हम बोलते हैं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। देखिए ये सब इसमें क्यों रखा गया है। देखिए संघ सूची में क्या होता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो इसमें अपने लिए कानून मतलब कि अपने आप से बनाती है जो इनको ठीक लगते हैं। राज्य सूची में क्या होता है कि राज्य अपने आप से अपने राज्य के लिए बनाएगा जो उसको ठीक लगे।
परंतु समवर्ती सूची में क्या होता है कि दोनों ही मिलके एक ऐसी योजनाएं बनाते हैं या ऐसे कानून बनाते हैं जो राज्य के लिए भी मतलब पूरे देश के लिए भी अच्छे हों और राज्य के लिए भी अच्छे हों। ये दोनों मिलके बनाते हैं। तो इसी को ही कहा गया है कि शक्तियों का बंटवारा है। और क्या होता है, इसको रखा कि ये अनुसूची 7 में रखे गए हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला क्या है। अब इसमें अगली ये जो पॉइंट थे तो इससे ख़त्म हो गए। अब आगे आएगा आलोचना। अब देखिए भारत का जो संविधान है एक तो बहुत विस्तृत संविधान है, तो ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो जो अलग अलग विचारक होते हैं वो उसमें खामियां भी निकालते हैं, बताते कि इसमें ये खामियां हैं, ये खराबियाँ हैं। तो देखिए जो आलोचना में है उसमें क्या है कि बहुत से विचारकों ने बोला है कि भारत का जो संविधान है बहुत विस्तृत है, इसको पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, इसको अच्छे से समझा नहीं रखा, ये सब चीज़ें बोलते हैं। और क्या बोलते हैं विचारक बोलते हैं कि इस संविधान में, भारत का जो संविधान है इसमें बहुत ज़्यादा ही संशोधन हो रखे हैं और होते रहते हैं, थोड़े समय में इतने ज़्यादा संशोधन करते रहते हैं ये, तो ये सब ठीक नहीं है, ऐसे विचारक मानते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि भारत के संविधान में नया कुछ भी नहीं है, इन्होंने सब अलग अलग देशों से लिया गया है। क्योंकि आपको जैसे ही मैंने अभी पॉइंटों में बताया था कि कोई चीज़ आयरलैंड से ली गई है, कोई अमेरिका से ली गई है, कोई रूस से ली गई है। तो विचारक कहते हैं, जो आलोचक होते हैं वो कहते हैं कि भारत में कुछ भी खुद का नया नहीं है, वह सभी दूसरे देशों से लिया गया है। तो वो इसकी भी आलोचना करते हैं। और विचारक बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है वह एक बहुत ही जटिल संविधान है जिसको आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो आलोचकों ने बोली गई हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। तो देखिए अगर आप भारत के संविधान की बात करते हैं तो आपको ये सब पॉइंट लिखने होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जैसे कि मैंने पॉइंट जो आपको बताए हैं इसमें सभी, उन सभी को आप याद कर सकते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन और कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपको संविधान के बारे में कुछ पता लगा है, तो आप इस